दोस्तों नमस्कार। क्या यह संभव है जिस वक्त ईरान को चारों तरफ से अमेरिकी सेना ने घेर रखा है, उस वक्त यह सवाल बड़ा होने लग जाए कि अगर तेहरान से कोई मिसाइल दागी गई तो वह वाशिंगटन तक पर जाकर अटैक करने की क्षमता रखती हो? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि भारत को लेकर जो टैरिफ प्रतिबंध लगातार अमेरिका लगाते चला जा रहा है, ऐसे में भारत विकल्प को लेकर ऐसे बाजार को तलाश ले जहां उसके बाद उसे अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉलर का वर्चस्व इस तर्ज पर चाहते हो कि वह ब्रिक्स देशों को भी चिता चुके हो कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी आपको लेकर आनी नहीं है, और ऐसे वक्त ब्रिक्स ही नहीं दुनिया के तमाम देश इस बाजार व्यवस्था में डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ जाएं और भारत जैसे देश में भी अब जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कल तक 70-75% डॉलर था, लेकिन घटते घटते 40% से कम कराकर अब टिक चुका है। तो क्या अमेरिका की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं? व्हाइट हाउस जिस कूटनीति के आसरे आगे बढ़ रहा था, क्या उसमें एक ठहराव आ गया है? जो सीआईए की अपनी रिपोर्ट ईरान पर हमले को लेकर थी, क्या वो धराशायी हो चुकी है? यह सवाल आज इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि वाकई ईरान को चारों तरफ से अमेरिकी फौज ने घेर लिया है। वो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका हो या एक लिहाज से कहें हर सीमा पर इस वक्त अमेरिकी फौजों की तैनाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीते 72 घंटों में जिस तरीके से चीन ने अपने हथियारों को ईरान को देना शुरू किया है, उससे लेकर अमेरिका के भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल है, अगर डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, अगर टकराव टैरिफ वार से आगे एक वार की शक्ल में बदल चुका है, तो होगा क्या? क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है वो इसलिए चौंका रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल 3500 जी, इतनी बड़ी तादाद में क्या चीन ईरान को दे चुका है? क्योंकि सीआईए की रिपोर्ट तो कहती है कि चीन के पास सिर्फ 600 हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ईरान की तरफ से खबर है कि 3500 हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास आ चुकी है। बहुत महंगी होती है यह हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन इसके बाद यह भी सवाल है कि चीन ने क्या वाकई मीडियम रेंज के इंटरकॉन्टिनेंटल DF-17 मिसाइल ईरान को दे दी है? DF-17 जो मिसाइल है वो 12,000 किलोमीटर तक की मार रखने की क्षमता रखती है। यानी तेहरान से अगर उस मिसाइल को दागा जाए तो फिर वह न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या कहें बोस्टन तक वार करने की क्षमता रखती है। और इन सब के बीच इजराइल भी क्या यह मान चुका है कि उसने रूस को तो समझा दिया कि वह इस युद्ध में नहीं कूदे जिस दिशा में इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने को तैयार हैं, लेकिन चीन उनकी पहुंच से बाहर है। और पहली बार चीन किसी डिप्लोमेसी के तहत नहीं बल्कि सीधे उस वारफेयर में कूदने को तैयार है, क्योंकि उसे यह लगने लगा है कि अगर इस युद्ध की प्रक्रिया में वह शामिल हो जाता है तो एक झटके में दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका की टैरिफ नीति से परेशान है, अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर रास्ता खोज रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर दावोस में जो कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण दिया, वो एक हकीकी तौर पर दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था जब बना रहा है तो उसमें अमेरिका जो मन चाहे सो तय करेगा। अगर ये बात कनाडा तक के देश, यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट से लेकर एशियाई कंट्रियों के भीतर यह सवाल है, तो चीन लीड क्यों नहीं कर सकता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चीन इस हकीकत को जान रहा है कि अगर युद्ध की परिस्थितियां पनपी तो ऐसे में उसके खिलाफ अमेरिका ही नहीं होगा, जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, ताइवान भी होगा, फिलीपींस भी होगा। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि पहली बार जिस टैरिफ वार की स्थितियों ने भारत, चीन, रशिया, मिडिल ईस्ट,
ईरान या फिर उन तमाम देशों के भीतर, उसमें आप ब्राजील को भी जोड़िए और साउथ अफ्रीका को भी जोड़िए, तो ब्रिक्स देशों के भीतर क्या एक सहमति धीरे धीरे बन रही है कि युद्ध की परिस्थितियों में साथ खड़े होकर आर्थिक नीतियों को अपने देश के अनुकूल इस दौर में बनाया जा सकता है? क्योंकि पहली बार यह भी सवाल है कि भारत अपने आर्थिक संबंध अब यूरोप के बाजार से बनाने की दिशा में बढ़ चुका है और कल एक ऐतिहासिक समझौता यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि इस वक्त चूंकि अमेरिकी फौज पूरे तरीके से ईरान की घेराबंदी कर चुकी है और उसके साथ जो चीन के हथियार हैं वो जिस तर्ज पर ईरान पहुंच रहे हैं, उसमें सवाल सिर्फ न्यूक्लियर वॉरफेयर भर का नहीं है, बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और हर उस टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनजर उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता में दुनिया का दूसरा कोई देश उसके आगे जा नहीं सकता है। लेकिन अगर चीन खुले तौर पर इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा हो चला है, तो सवाल युद्ध का नहीं, उस आर्थिक परिस्थितियों का है जिसके आश्रय अमेरिका के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत साफ मैसेज है कि आर्थिक तौर पर उसकी अपनी मजबूती दुनिया से टैरिफ वसूल कर नंबर 1 हो जाएगी और आने वाले वक्त में वो हर अमेरिकन को टैक्स फ्री कर देगा, यानी किसी को कोई टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यह तो अमेरिका की एक गाथा है। लेकिन इस वक्त हम एक तस्वीर दिखलाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि ईरान के चारों तरफ जो घेराबंदी है, उस घेराबंदी के बावजूद भी अमेरिका हमला क्यों नहीं कर पा रहा है, और जो उसका वारफेयर अब्राहम लिंकन भी गया उस पे भी मार कर पाने की क्षमता क्या, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं उसमें इतनी क्षमता है कि वह उस पर भी हमला कर उसे नष्ट कर सकता है। यह मैसेज ईरान की तरफ से है। लेकिन पहले मानचित्र तो देख लीजिए, कितनी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक इस वक्त ईरान को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। ध्यान दीजिए, मानचित्र पर यह तस्वीरें बहुत साफ बतलाती है कि बीते 72 घंटों से लगातार दुनिया में एक ही आवाज चल रही है कि पता नहीं किस क्षण अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, इजराइल साथ में खड़ा होगा। लेकिन इन्हीं 72 घंटों के भीतर जो ईरान से खबर निकल कर आ रही है वो बहुत साफ तौर पर बता रही है कि ईरान के भीतर चीन के हथियार, चीन की मिसाइल, चीन के न्यूक्लियर मिसाइल और उसके जरिए जो ईरान अपने तौर पर अपने हथियारों को तैनात कर रहा है, उसके निशाने पर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बात आगे तक जा रही है। यानी मिडिल ईस्ट के भीतर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं सिर्फ वही निशाने पर नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत चीन ने बढ़ा दी है। यहां से एक दूसरा सवाल निकलकर अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। इस वक्त भारत ब्रिक्स को लीड कर रहा है, यानी ब्रिक्स की अगुवाई इस वक्त यानी इस बरस भारत के हाथों में है। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत ने खामोशी बरती है, क्योंकि अमेरिका जिन सहूलियत और जिन रास्तों को चाहता है, भारत के नौकरशाहों ने उस पर खामोशी बरती और उसके पैरेलल यानी समानांतर दूसरे रास्तों को टटोलना शुरू किया। दुनिया के 8 देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है। सवाल उसके आगे का यह है कि जब वह ब्रिटेन है, ओमान है, न्यूजीलैंड समेत जो 5 देश और भी हैं, उनसे जब एफटीए हो चुका है, तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत एफटीए पर कल मुहर लगाने जा रहा है। और वो एफटीए कितना महत्वपूर्ण होगा इसका जिक्र खुद यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने मदर ऑफ ऑल डील्स कह के कर ही दिया है।
यूरोपीय यूनियन ने हालांकि जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम इनके साथ एफटीए कर चुका है, यानी फ्री ट्रेड कर चुका है। सवाल यह है कि अगर इकोनॉमी और मार्केट के लिहाज से परिस्थितियों को समझें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पर खड़ा है जो लगभग $30 ट्रिलियन की है। दूसरे नंबर पर चीन आता है जो लगभग $20 ट्रिलियन का है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। लेकिन जब आप यूरोपीय यूनियन का जिक्र करते हैं तो एक झटके में यूरोपीय यूनियन के भीतर आने वाले तमाम देश अगर उसे समझे परखें तो वो तकरीबन 22 से 25 ट्रिलियन डॉलर तक का वो पूरी इकोनॉमी को संभाले हुए है। और पूरे यूरोप और भारत को जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़ लोगों का एक खुला बाजार होगा। तो अमेरिका की 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और यूरोपीय यूनियन की 22 से 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या यह अमेरिका का विकल्प है ऐसे मौके पर जब अमेरिका अपने टैरिफ वार के जरिए भारत को भी अपने साथ अपनी शर्तों पर लाना चाहता और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। जिस वक्त ब्रिक्स में कोई भी अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र ना हो, इसको लेकर उसने दबाव बनाया। उस वक्त भारत जब अगुवाई कर रहा है तो रिजर्व बैंक यह मैसेज भारत सरकार को भी दे रहा है कि आप ब्रिक्स के एजेंडे में इस बात का जिक्र तो कीजिए कि हम डिजिटल इकोनॉमी कैसे अपने व्यापारिक रिश्तों में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इसके लिए हमें किसी नई करेंसी को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। यह समझौता आपस में अपनी डिजिटल इकोनॉमी के जरिए होगा और भारत दुनिया के कई देशों के साथ इस दौर में यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांसफर को लेकर, यानी डॉलर के जरिए ट्रांसफर नहीं, यूपीआई के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ देशों के साथ भारत कर भी चुका है। तो क्या यूरोपीय यूनियन को चेता रहा है अब अमेरिका? नाटो कंट्रीज ज्यादातर यूरोपीय यूनियन के साथ है, यानी यूरोपीय यूनियन के भीतर आती है। वही नाटो कंट्रीज या नाटो को खत्म करने की दिशा में अमेरिका बढ़ना चाहता है। अमेरिका नाटो को खत्म करना चाहता है, यूरोपीय यूनियन को चिता रहा है भारत के साथ ना जाएं। यूरोपीय यूनियन यह सोच रही है कि दरअसल चीन पर उसकी जो निर्भरता है वो निर्भरता कम हो जाए। भारत यह सोच रहा है कि जो अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध थे उस दिशा में अब कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है, तो यूरोपीय यूनियन के साथ नया बाजार खोला जाए। और यह परिस्थिति भारत के भीतर जो एक्सपोर्टर्स इस दौर में मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या यह एक ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक बड़े मार्केट की जगह देगा, और यह मार्केट अमेरिका की भरपाई कर देगा। उन सब के बीच बड़े एक्सपोर्टर्स के साथ बड़े कॉरपोरेट का भी संकट है। बड़े कॉरपोरेट्स की पूरी इकोनॉमी चीन, रशिया, ईरान, मिडिल ईस्ट इस दायरे में अमेरिका का विकल्प नहीं खोज सकती है। लेकिन पहली बार जब यूरोपीय यूनियन का जिक्र हो रहा है तो उसमें जाहिर है ब्राजील, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें फ्रांस है, यानी बड़ी इकोनॉमी को संभाले हुए देशों की मौजूदगी के साथ आप एक गुलदस्ते की तर्ज में उससे समझौता कर रहे हैं। और जो भारत के एक्सपोर्टर्स और कॉरपोरेट को भारत सरकार अपने तौर पर समझा रही है कि दरअसल यह सिर्फ अमेरिका का विकल्प खोजना भर नहीं है, बल्कि जो निर्भरता यूरोपीय यूनियन चीन पर खत्म करके भारत के बाजार को देख रही है तो भारत के भीतर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और यह भी समझना होगा, अगर आप पिछले बरस की परिस्थिति को देखें तो भारत ने लगभग $76 बिलियन का माल यूरोप भेजा था, यूरोपीय यूनियन को भेजा था, और यूरोपीय यूनियन से जो माल भारत आया था वो तकरीबन $61 बिलियन का था। यानी भारत को व्यापारिक घाटा नहीं, व्यापारिक लाभ हुआ है उस मौके पर जब अभी यूरोपीय यूनियन डॉलर के साथ खड़ी है, और उस मौके पर जब भारत अपनी इकोनॉमी को डॉलर से हटकर देखने की स्थिति में आना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत का फॉरेक्स रिजर्व में अब सिर्फ 38-39% ही 38-39% ही डॉलर है, जो पहले एक वक्त 75% तक रहा करता था। और इन परिस्थिति में यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता जो कल मुहर लगने वाली अगर वो होता है तो जाहिर है वो कपड़ा, दवाएं, इस्पात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, टैरिफ एक झटके में कम होगा।
और यह माना जा रहा है कि जो यूरोपीय से जो कार भारत में आती थी, जिस पर 110% 110% टैरिफ लगता था, भारत उसको घटाकर 40% तक ले आएगा। जो वाइन आती थी उस पर टैरिफ कम हो जाएगा। यानी हर उस क्षेत्र में जो यूरोपीय यूनियन से सामान अभी तक आ रहा था और भारत में बिक रहा था, लेकिन वो महंगा था, वो एक झटके में सस्ता हो जाएगा। हालांकि यहां भी यह संकट है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर भारत उस दिशा में कोई समझौता नहीं करना चाहता। यह भारत के लिए बड़े संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, अमेरिका की यूरोपीय यूनियन को चेतावनी कि वो भारत के साथ ना खड़ा हो और भारत अपने बाजार और अपने कॉरपोरेट और अपनी पूंजी को लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ जो रास्ता बना रहा है, उसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन को यह लगने लगा है कि भारत के बाजार में उनका पहुंचना जरूरी है। यानी एक नए तरीके से इस पूरे इलाके में जो स्थितियां पनप रही है, वो क्यों अमेरिका के लिए मुश्किल हालात है, क्यों वो CIA की रिपोर्ट फेल हो रही है, क्यों टैरिफ वार में अमेरिका इस वक्त दोराहे पर आकर खड़ा है, और क्यों भारत के सामने जो नए नए विकल्प निकल कर आ रहे हैं उसमें अब उसे खामोशी के साथ तय करना है। दावोस में जब यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने खुले तौर पर कहा कि भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स होगी और मैं भारत जा रही हूं, तो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय यूनियन के 2 सदस्य, जिसमें प्रेसिडेंट भी मौजूद थी यूरोपीय यूनियन की, वह विशेष अतिथि थी। तो तस्वीर भी देख लीजिए, और जिस बात का जिक्र उन्होंने दावोस में किया था, जिसके बाद से अमेरिका लगातार यूरोपीय यूनियन को चिता रहा था, धमका रहा था, और उन सब के बीच जर्मनी, इटली, फ्रांस लगातार विरोध भी कर रहे थे। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो कनाडा कह रहा था, उसमें वो अलग कनाडा के पक्ष में भी थे। यह अलग मसला है, अभी तक उस दिशा में कोई भारी निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन कल वो मुहर लगने वाली है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. भारत अरसे से चाहता था। इससे पहले ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन के साथ आर्थिक समझौते हों, और FTA की दिशा में तो बिल्कुल भारत हमेशा से चाहता रहा। तो सवाल इस वक्त यूरोपीय यूनियन के उस संकट का है जो संकट अमेरिका के टैरिफ वार ने खड़ा किया है। इस वक्त दुनिया भर के भीतर जो व्यापार को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है, और जिस अनिश्चितता की वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान और अमेरिकी वार तक की दिशा में जाने को तैयार है, वहां पर इस वक्त 2 या 3 ही सबसे बड़े सवाल हैं, और संयोग से उसके केंद्र में ब्रिक्स देश आकर खड़े हो गए हैं, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। ईरान भी ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। ब्रिक्स देशों की कतार की मौजूदगी दुनिया की ओवरऑल ताकत का लगभग 40% हिस्सा अपने साथ रखती है। यूरोपीय यूनियन और भारत का आर्थिक समझौता दुनिया भर की GDP का 25% अपने साथ रखती है। यानी अमेरिका जो नए तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रचना अपने अनुकूल करना चाह रहा है, उस अनिश्चितता ने पहली बार यूरोपीय यूनियन तक को मजबूर कर दिया कि वह नए रास्तों को खोजना शुरू कर दे। और ये नए रास्ते भारत जो अमेरिका के साथ खड़ा था, उससे हटकर एक नई दिशा में पूरी आर्थिक परिस्थितियों को ले जाकर खड़ा कर गए। एक हिस्सा यह है। दूसरा हिस्सा, ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया था, उस वक्त चीन ईरान के साथ हथियारों के जरिए खड़ा नहीं था। जरूर इजराइल का विरोध कर रहा था, अमेरिका का विरोध कर रहा था, लेकिन हथियारों की सप्लाई उस वक्त नहीं की गई थी। उस वक्त अमेरिका खुले तौर पर कह रहा था कि जो भी न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन को लेकर ईरान काम कर रहा है, उस तमाम अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया।
वो न्यूक्लियर मिसाइल तक का जिक्र अमेरिकी सीनेट और पार्लियामेंट के भीतर जब होता था तो ट्रंप यह कहने से चूकते नहीं थे कि हमने खत्म कर दिया। लेकिन अब की परिस्थिति में अमेरिका यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि ईरान के पास जो हथियार हैं और जो घेराबंदी अमेरिकी सेना ने ईरान की कर रखी है उसमें वो कब हमला करेगा। जी नहीं, यह मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार बाजार और युद्ध दोनों एक साथ जुड़े हुए दुनिया की महाशक्तियों को नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन आकर खड़ा हो चुका है। भारत के संदर्भ का मसला सबसे बड़ा यह है कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ नहीं है। अमेरिका जिन देशों के साथ खड़ा है, संयोग से भारत उनका विरोध भी करता है, उसमें पाकिस्तान पहला शब्द ले सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि चीन भी तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में तीसरा सवाल यह है कि ईरान को लेकर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का विरोध करते हुए या अमेरिकी थ्योरी का विरोध करते हुए चीन, पाकिस्तान और भारत एक साथ खड़े नजर आए। यह उस बदलती हुई परिस्थिति का पहला बड़ा मैसेज था जिसने यह बतला दिया कि दरअसल टैरिफ वार अपने आप में एक वार है और ईरान के खिलाफ अमेरिकी वार असल में उस टैरिफ वार को प्रभावित करने की दिशा में है। और जिस डॉलर को मजबूती के साथ अमेरिका ब्रिक्स पर दबाव बनाना चाहता था, उस ब्रिक्स देशों के सामने अब नया सवाल यह है कि डॉलर के पैरेलल में कोई नई करेंसी आए ना आए, लेकिन डॉलर के पैरेलल में एक नई इकोनॉमिक सिचुएशन तो इस दुनिया में खड़ी हो ही सकती है। तो क्या इस दौर में अमेरिका की पूरी रणनीति ईरान को लेकर और भारत को लेकर मुश्किल में डाल चुकी है? क्या चीन ईरान के साथ खड़े होकर और भारत के साथ जो उसके व्यापारिक रिश्ते इस दौर में बढ़ते चले जा रहे हैं और $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापारिक घाटा भारत सहते हुए भी चीन से ही कच्चा माल मंगा रहा है, तो क्या यह चीन, यूरोपीय यूनियन इस दौर में एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं? क्योंकि भारत की निर्भरता चीन पर है, यूरोपीय यूनियन की निर्भरता चीन पर है। यूरोपीय यूनियन चीन की निर्भरता कम करना चाहता है, भारत में बाजार खोज रहा है। भारत चीन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के साथ भी समझौता करना चाहता है। चीन को वह छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, एशियान हो, तमाम जगहों पर ये दोनों देश एक साथ खड़े हैं। दो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। बीते 72 घंटों में अगर एक बड़ी प्रतिक्रिया ईरान को लेकर चीन और यूरोपीय यूनियन को लेकर भारत या भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई है, तो क्या आने वाले अगले 24-48 घंटों में जब यूरोपीय यूनियन के साथ भारत एफटीए पर समझौता कर लेगा और अगर वो इतना व्यापक होगा, उसके दायरे में अमेरिकी इकोनॉमी आएगी, तब अमेरिका क्या करेगा? और अगर यह तारीख तो कल की तय है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच दोनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की बैठक कल सुबह से शुरू हो जाएगी और उस पर मोहर भी लग जाएगी, जो एक सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या इसका असर चीन जो ईरान को मदद कर रहा है उस दिशा में अमेरिका जाएगा? क्योंकि दुनिया के भीतर युद्ध की परिस्थितियां सबसे ज्यादा हथियार बनाने वालों को मुनाफा भी देती है और अमेरिका के भीतर हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अगर आप स्टॉकहोम की रिपोर्ट को भी परखें तो उससे भी लगता है कि ये दोनों चीजें, बिजनेस और वार, दोनों साथ चलता है। इसीलिए टैरिफ वार जो शब्द निकल कर आया, वो पहली बार अलग अलग देशों को अलग अलग दृष्टि से अभी तक बांटे हुए था, लेकिन अब पहली बार दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर ईरान है, चीन है, भारत है, यूरोपीय यूनियन है और रशिया और यूक्रेन का झगड़ा तो चल ही रहा है। इजराइल और गाजा के भीतर का तनाव तो दुनिया के सामने है। रास्ता क्या होगा, शायद यही सवाल पहली बार अमेरिका के सामने है, ट्रंप के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।